सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है अभिलाषा हिंदी एकेडमी में। हम असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसके अंतर्गत असिस्टेंट प्रोफेसर में लगी हुई सभी कहानियाँ और सभी निबंधों की प्लेलिस्ट बन चुकी है। आप सभी मेरे चैनल पर देख आकर के सारे निबंध और सारे कहानियाँ एक साथ देख सकते हैं। और अगला मेरा शुरू होने वाला है नाटक। उसमें पहला नाटक हम देखते हैं अंजो दीदी, जो कि उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा लिखित है। और उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि पहली बार चैनल पर आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने एजुकेशनल ग्रुप में से ज़रूर शेयर करिए और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं नाटक, उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा रचित नाटक अंजो दीदी। परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि अंजो दीदी का नाटक पहली बार कहाँ खेला गया। तो देखिए इसी पुस्तक में दिया हुआ है कि अंजो दीदी का पहला अंक 30 जनवरी 1954 को बम्बई हिंदी विद्यार्थी मंडल द्वारा सेंट जेवियर कॉलेज में अभिनीत हुआ था और भूमिकाओं में निम्नलिखित अभिनेताओं ने योग दिया था। तो किन अभिनेताओं ने योग दिया था ये बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है कि पहला अंक 30 जनवरी 1954 को बम्बई हिंदी विद्यार्थी मंडल द्वारा सेंट जेवियर कॉलेज में अभिनीत हुआ था। इनके पात्र लेकिन देख लीजिए, अंजो दीदी, अनिमा, मुन्नी, वकील साहब, श्रीपत, राधु और नीरज, ये पात्र हैं इसमें। और इस नाटक का निर्देशन किया था प्रसिद्ध नाटककार श्री सत्येंद्र शरत ने पहली बार। और दूसरी बार ये अंजो दीदी रंगभूमि द्वारा लक्ष्मी टाकीज इलाहाबाद के हाल में 22 जनवरी 1956 को बड़ी सफलता से खेला गया और इसे श्रीराज जोशी ने निर्देशित किया था। तो अब देखते हैं इसके पात्र जिस क्रम से वे नाटक में आते हैं। पहला अंक, इस 2 अंकों का ये नाटक है, लेकिन इसमें दृश्य कई हैं। पहले अंक में के पात्र हैं अंजलि, इंद्र नारायण, अनिमा, श्रीपत, मुन्नी, राधु, नीरज, उम्र 11 वर्ष। और दूसरे अंक में हैं ओमी, नजीर, अन्नो, श्रीपत, राधु, इंद्र नारायण, नीलम, उम्र 11 वर्ष और नीरज, उम्र 31 वर्ष। स्थान इसका है दिल्ली में अंजलि दीदी के बंगले की बैठक और खाने का कमरा। समय, पहले अंक का समय है गर्मियों में 1 दिन और दूसरा अंक है 20 वर्ष बाद सर्दियों में 1 दिन। अब देखते हैं अंजो दीदी का पहला अंक। पहले अंक का पहला दृश्य 1933 की गर्मियाँ। पर्दा श्री इंद्र नारायण वकील की भव्य कोठी के बड़े हाल में खुलता है, जिसे लकड़ी के एक खुलने और बंद होने वाले सुंदर पर्दे की सहायता से 2 भागों में बांटकर खाने के कमरे और बैठक में बदल दिया गया है। लेकिन कोठी वकील साहब को चूँकि दहेज में मिली है, इसलिए उनकी कोठी न कहलाकर उनकी पत्नी श्रीमती इंद्र नारायण की कोठी कहलाती है, जो साधारणतः अंजलि दीदी या यूँ कहें कि अंजो दीदी के नाम से प्रसिद्ध हैं। यह खाने और बैठने का मिला जुला हाल लंबा चौड़ा और खुला है। कोठी को वर्षों पहले एक अंग्रेज इंजीनियर ने बनवाया था। महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। कोठी को वर्षों पहले एक अंग्रेज इंजीनियर ने बनवाया था और तब शनि के दिन यह हाल नृत्य कक्ष का भी काम देता था। पर जब शराब और जुए के कारण कर्ज से लदकर इंजीनियर साहब ने कोठी बेची और अंजो दीदी के नाना ने उसे खरीद लिया, तो यद्यपि उन्होंने इससे नृत्य कक्ष का काम कभी नहीं लिया, तो भी इसकी शेष सजावट अंग्रेजी ढंग की ही रहने दी। बाईं ओर से आधे भाग में खाने की मेज और 6 कुर्सियां लगी हैं। सामने एक बहुत खूबसूरत साइन बोर्ड है, जिसमें चाय की प्लेटें, प्याले, कांटे, छुरियां और चीनी के अन्य बर्तन पड़े हैं। कोने में तिपाई पर तिलमची रखी है और ऊपर खूंटी पर तौलिया टंगा है। छत पर बिजली का पंखा मंथर गति से चल रहा है। बाईं दीवार में एक दरवाज़ा है जो वकील साहब तथा नीरज के कमरों में खुलता है। उसकी चौखट के ऊपर दीवार में एक कीमती सुंदर घड़ी अनवरत टिक टिक कर रही है। खाने के कमरे और बैठक के मध्य सागौन की लकड़ी का जो कीमती पर्दा खड़ा है, उसके फ्रेम में रेशमी कपड़ा लगा है। आवश्यकता पड़ने पर यह पर्दा बंद करके अलग भी रखा जा सकता है। बैठक में आने का मार्ग इस पर्दे के दोनों ओर से है। घर के अंदर से आने वाले पर्दे के उधर से आते हैं और बाहर से आने वाले पर्दे के इधर से। बैठक में सामने तख्त और गांव तकिए लगे हैं।
इधर को काउच की और तिपाई रखी है, जमीन पर गलीचे बिछे हैं। एक दरवाज़ा दाईं दीवार में है जो बाहर बरामदे में खुलता है। एक दरवाज़ा सामनी दीवार के पर्दे में के निकट है जो रसोई घर को जाता है। पर्दा उठते समय बैठक खाली है। खाने के कमरे में 5 कुर्सियां मेज के नीचे हैं और छठी पर अनिमा 25 वर्ष की मझले कद और गदराए शरीर की युवती बैठी है, संभवतः दूसरों के आने की प्रतीक्षा में लेस बुन रही है। अनिमा अंजू दीदी की अंतरंग सहेली है और गर्मियों की छुट्टियां बिताने दिल्ली आई हुई है। दोनों कमरे निष्कलंक रूप से साफ हैं। प्रकट है कि उनकी सफाई केवल नौकरों पर ही निर्भर नहीं होती। अंजू दीदी स्वयं उसमें दिलचस्पी लेती हैं और हर चीज़ करीने से लगी साफ और स्वच्छ है। दोनों कमरों में कहीं धब्बा या दाग या धूल नहीं है। सुबह का वक्त है, घड़ी में 8 बजने को हैं। पर्दा उठने पर घड़ी में 8 की टन-टन सुनाई देती है। इसके साथ ही अंदर के दरवाजे से अंजलि प्रवेश करती है और तेजी से अनिमा के पास से निकलती हुई रसोई घर के दरवाजे पर जाकर आवाज़ देती है। अंजलि अंजलि बोलती है, मुन्नी नाश्ता रखो मेज पर, तनिक कड़े स्वर में। तुम कर क्या रही हो? 8 बज गए और नाश्ते का कहीं पता नहीं। मुन्नी पृष्ठभूमि में, बस लिए आ रही हूँ मेम साहब। अंजलि फिर खटखट करती हुई अंदर के दरवाजे पर जाकर बच्चे को आवाज़ देती है। अंजलि, नीरज बेटा कपड़े बदल लिए तुमने? नीरज पृष्ठभूमि में, बस हो गया तैयार मम्मी। अंजलि, और अपने पापा से कहो नहा कर सीधे इधर आए, नाश्ता कर ले फिर चाय जोच करते रहें। तौलिया उनका टावल स्टैंड पर पड़ा है और कपड़े पलंग पर रखे हैं। फिर पलटती है, अभी तक नहाए नहीं और 8 बज गए। इंद्रनाथ पृष्ठभूमि में, अरे भाई आया आया। अंजलि अनिमा की ओर देखकर, इनकी आदत भी, तुम बैठे बैठे ऊब तो नहीं उठी अन्नो? मैंने कहा नाश्ते का समय हो रहा है, इन सबको तैयार कर दूं। हंसती हुई मेज के नीचे से कुर्सी खींचती है, मैं शोर न मचाऊं तो नाश्ते को 10 बज जाए, बैठ जाती है। अंजलि की आयु यद्यपि 30 के निकट है, लेकिन वह 1 वर्ष बड़ी दिखाई देती है। उसके पतले छरहरे शरीर की दुर्बल नसों वाली युवती जो न केवल गृहस्थी की चक्की में जुटी हुई है बल्कि पूरी निष्ठा और गंभीरता से जुटी हुई है। सुंदर चेहरे पर अभी से हल्की सी लकीरें बन गईं और मुस्कान के बावजूद जो इस समय उसके होठों पर खेलने लगी है उसका मस्तिष्क की सदा तनी रहने वाली नसों का परिचय देता है। लेकिन इस सूक्ष्म सी मलिनता के अतिरिक्त क्या पहरावे की सुरुचि, स्वच्छता और निर्दोषता, और क्या व्यक्तित्व की स्फूर्ति, सजगता और जागरूकता, वह हर बात में अनिमा को मात देती है। अनिमा उस मुक्त मृगी सी लगती है जो जाल के बंधन से अनभिज्ञ है। उसके बनाव, श्रृंगार और पहरावे से पूरी बेपरवाही टपकती है। उसके मुकाबले में अंजलि ऐसे लगती है जैसे कोई देवी जिसके माथे पर किसी आंतरिक विचार के कारण बल पड़ गए हैं, अभी अभी साँचे में ढल कर आई है। अनिमा निरंतर लेस बुनते हुए, मैं तो हैरान रह गई अंजू दीदी, तुम्हारे यहाँ का सलीका और समय की पाबंदी देखकर। अंजलि प्रशंसा से फूलकर, इस घर के कड़ कड़ को मैंने सलीका, समय की पाबंदी और सभ्य लोगों के रंग ढंग सिखाए हैं। कहीं तुम पहले आकर देखती, घर भूतों का डेरा बना हुआ था। इतना बड़ा मकान, यह भी तो पता न चलता था कि कौन सा कमरा खाने का है, कौन सा सोने का और कौन सा उठने बैठने का। सभी जगह चारपाइयाँ, कपड़े और बर्तन बिखरे रहते थे। अनिमा, लेकिन नौकर तो अंजलि थे, पर न उन्हें बात करने का ढंग आता था न काम करने का। उपेक्षा से, गंदे, गंवार, चोर और बदतमीज। अनिमा, मैं तो हैरान रह गई मुन्नी को देखकर, नौकरानी लगती ही नहीं, मैं तो समझी जीजा जी की बहन। अंजलि सहसा मुड़कर, हैं? अनिमा, इतनी साफ सुथरी, इतनी सुघड़, इतनी सभ्य। अंजलि प्रसन्न होकर, कितनी जान खपाई है उसके साथ, तुम कल्पना भी नहीं कर सकती। और राधु? अनिमा, वह आया तो मैं समझी कि तुम्हारे ससुर घबरा कर, कि जीजा जी के पिता बेतरह घबरा कर, कि तुम्हारे कोई बुजुर्ग हैं। मैं उसके लिए आदर से कुर्सी छोड़कर खड़ी हो गई। अंजलि, बुजुर्ग? अनिमा अपनी बातें जारी रखते हुए, वह चौका पर जब तक वह कुर्सियाँ मेज झाड़ते रहा मुझे बैठने का साहस नहीं हुआ। हालांकि मैं अच्छी तरह जान गई हूँ कि वह नौकर है, पर जैसे विश्वास ही नहीं होता। अंजलि, हमारे नाना जी कहा करते थे नौकरों को सदा साफ सुथरा रखना चाहिए। जैसे घर के भाग्य का पता देहरी से चलता है, वैसे ही मालिकों के स्तर का पता नौकरों के पहरावे से लगता है। गंदे नौकरों से नाना जी को बड़ी चिढ़ थी। उनके साथ रहकर मैं भी वैसी ही हो गई। मैं तो चाहती हूँ कि नीरज भी सफाई पसंद, सभ्य और सलीके वाला बने। अनिमा, बड़ा प्यारा बच्चा है नीरज। इधर से गुजरा तो हाथ जोड़कर बोला, मौसी जी नमस्ते।
अंजलि फूलकर, सभ्यता और शिष्टाचार की कमी तुम उसमें न पाओगी। उठती और अंदर के दरवाजे पर जाकर आवाज़ देती, हो गया तैयार नीरू बेटे। अंजलि पृष्ठभूमि से, जी मम्मी। अंजलि फिर पर्दे के पीछे दरवाजे पर जाकर नौकरानी को आवाज़ देती, मुन्नी नीरू को नाश्ता दे दो। मुन्नी पृष्ठभूमि में, दे रही हूँ मेम साहब। अंजलि, वह हमेशा सुबह सुबह समय से उठता है, समय से अपने डैडी के साथ सैर पर जाता है, समय से स्नान संध्या करता है और फिर कपड़े बदल कर ठीक वक्त पर नाश्ते के लिए तैयार हो जाता है। हमारे नाना जी कहा करते थे, वक्त की पाबंदी सभ्यता की पहली निशानी है। और नीरू काम, आराम और खेल के समय का पूरा पूरा ध्यान रखता है। समय पर पढ़ता है, समय पर आराम करता है और समय पर खेलता है। सोने की बेला खेलते या पढ़ते या पढ़ने की बेला खेलते या सोते तुम उसे कभी न पाओगी। जाकर देखती है चिलमची आदि साफ है या नहीं। अनिमा, एक हमारे यहाँ के बच्चे हैं, 8-8 बजे तक सोते रहते हैं और कान उमेट कर जगाना पड़ता है। महीनों स्नान नहीं करते और उदंड इतने हैं कि दूसरों का तो क्या, माता पिता तक का आदर नहीं करते। अंजलि, नाना जी कहा करते थे, बच्चों को शुरू से ही अच्छी आदतें डालनी चाहिए। इतना बड़ा हो गया है नीरज, कभी कान उमेटने या डांटने की नौबत नहीं आई। अनिमा, मैंने पूछा, नीरज बेटा नाश्ता तो तुम हमारे साथ ही करोगे ना? कहने लगा, मैं अपनी ही मेज़ पर नाश्ता करता हूँ मौसी जी। अंजलि, उसकी अलमारी, मेज, टॉयलेट का सामान, सोने का कमरा सब कुछ अलग है। वह सदा अपनी मेज पर नाश्ता करता है, अपनी अलमारी में कपड़े रखता है, अपने बिस्तर में सोता है, अपनी कंघी से बाल बनाता है, अपने सब काम आप करता है। नाना जी कहा करते थे, बच्चों को अपनी मदद आप करने की आदत डालनी चाहिए। अनिमा, मैं तो मान गई तुम्हें। मैं खुद सोच रही कि कुछ दिन तुम्हारे पास रहकर अपनी आदतें सुधारूँ, समय पर उठूँ, समय पर खाऊँ, समय पर सोऊँ, कहीं मुझे तुम्हारे ऐसा सलीका और सुघड़पा आ जाए। अंजलि, नाना जी कहा करते, सुगड़ापा स्त्री का गहना है और सदाचार पुरुष का, और मैं चाहती हूँ नीरज सभ्य, शिष्ट और समयनिष्ठ बने। अनिमा, और मैं कहती हूँ अंजू, तुम अपने उद्देश्य में पूरी तरह सफल हुई हो। अपने घर को तुमने एक घड़ी सा बना रखा है, सब मानो उसके पुर्जे हैं। अंजलि, जिंदगी स्वयं एक महान घड़ी है, प्रातः संध्या उसकी सुइयां हैं, नियमबद्ध एक दूसरे के पीछे घूमती रहती हैं। मैं चाहती हूँ मेरा घर भी घड़ी की तरह चले, हम सब उसके पुर्जे बन जाएं और नियम पूर्वक अपना अपना काम करते जाएं। अनिमा, जीजा जी को तो बड़ा बुरा लगता होगा यूँ बदना। अंजलि बुरा कुर्सी पर बैठते हुए हंसती, बड़े सिटपिटाए रहते हैं। पहले पहल घर पर मैं ले ही आई अपने ढब पर। सच कहती हूँ, मुझे नीरज पर इतनी जान नहीं खपानी पड़ी जितनी तुम्हारे इन जीजा जी पर। कोई भी तो अक्ल न थी, सीधी, न सफाई का ख्याल न समय का। मुझे चीज़ों को अपनी जगह रखते देर लगती, इन्हें बिखेरते देर न लगती। नहाकर बाल बनाते तो कंघी कहीं रख देते, शीशा कहीं और तौलिया कहीं। कचहरी से आकर कपड़े बदलते तो कोट कहीं फेंक देते और पतलून कहीं। सच कहती हूँ, कई हैट टूट गए, आते ही कुर्सी पर पटक देते, फिर जब बेख्याली में बैठने लगते तो ठस हंसती है। अनिमा, लेकिन जीजा जी तो, अंजलि मुंह बनाकर, बड़े कल्चर्ड दिखाई देते हैं, कभी इधर की उधर चीज़ उधर नहीं रखते। जी हाँ, जानती हो कितनी माथापच्ची करनी पड़ी है इनके साथ, कितनी भूख हड़तालें की हैं, कितनी बार रूठ कर पीहर जा जाकर बैठी हूँ। हंसती है, मैं जब आई तो इनके लिहाफ पर गिलाफ तक न था। मैंने लिहाफ के नीचे चादर लगा दी, लेकिन जब भी लिहाफ ओढ़ते चादर एक ओर होती और लिहाफ दूसरी ओर। हार कर मैंने उसे लिहाफ के साथ ही सी दिया। दूसरे दिन क्या देखती हूँ, चादर लिहाफ के ऊपर तैर रही है, लिहाफ ही जनाब ने उल्टा ओढ़ रखा था। अनिमा हंसती है। अंजलि, क्या कहूँ, पलंग पोष समेत बिस्तर में घुस जाया करते थे। वकील साहब श्री इंद्र नारायण हंसते हुए प्रवेश करते। अंजलि से केवल 8-10 वर्ष बड़े हैं, लेकिन शरीर उन्होंने अभी से छोड़ दिया है। यूँ अप टू डेट सूट पहने हैं, पतलून की क्रीज और कोट का कॉलर लगता है जैसे अभी प्रेस किए गए हैं। अंजलि के साथ बैठे तो बेमेल नहीं लगते, उनकी बेपरवाही को सूट पूरे तौर पर छिपाए हुए है, लेकिन जब भी हंसते हैं तो पता चल जाता है कि वास्तव में सूट ने उन्हें कैसा जकड़ रखा है। बात करते हैं तो प्रायः कंधे झटकाते हैं, पहले शायद विवशतावश ऐसा करते होंगे, पर अब तो यह उनकी आदत बन गई है।
इंद्रनाथ, अरे भाई दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो आप भी चलते हैं दूसरों को भी चलाते हैं इंजन की तरह, अंजो उनमें से है। दूसरे वे जो आप नहीं चल पाते पर दूसरा कोई चलाए तो उसके पीछे पीछे आराम से चले जाते हैं, हंसते हैं, गाड़ी के डिब्बों की तरह। तो भाई हम तो इन दूसरी तरह के लोगों में से हैं, कुर्सी खींचकर उसमें धंस जाते हैं। अनिमा, गाड़ी के डिब्बे, हंसती है जीजा जी भी। इंद्रनाथ, और अंजो जैसे चलाती है चले जाते हैं, क्यों अंजो? दिया, कभी शिकायत का मौका हमने तुम्हें? हंसते हैं, 3 दिन में 3 बार नहाते हैं, 4 4 बार हाथ पाँव धोते हैं, कम से कम 4 बार खाते हैं और 5 बार। अंजलि, इस नाश्ते को आप? इंद्रनाथ, तुम इसे नाश्ता कह लो, हम तो इसे खाना ही कहेंगे। अपनी बात जारी रखते हो और 5 बार कपड़े बदलते हैं, सफाई, वक्त की पाबंदी, सभ्य समाज के तौर तरीके, सब का पूरा पूरा ख्याल रखते हैं। हंसते हैं, अंजू के साथ शादी करने के बाद लगता है जैसे हम तो अछूत थे, अंजू ने आकर हमारा उद्धार किया। पूरे जोर से ठहाका मारते हैं जिसमें अंजू की आप तो और अनिमा की जीजा जी भी गुम हो जाती है। अंजलि, लज्जा को स्वर की तीव्रता में छिपाकर, मुन्नी नाश्ता मेज पर रखो। मुन्नी नाश्ते की ट्रे लाते हुए, या लाई मेम साहब। नीचे की बातचीत में मुन्नी चुपचाप नाश्ते का सामान मेज पर रखे जाती है। इंद्रनाथ, और सच है हमने अपने आप को 16 आने अंजों के अनुरूप बना लिया है। उपेक्षा से मुंह बनाकर हमें खुद अब गंदे लोगों से सख्त नफरत होती है। ये फौजदारी के भी वकील 8 पहर अपराधियों के साथ रहने से खुद भी उन्हीं जैसे लगते हैं। हंसते हैं, वही आदतें, वही तौर तरीके, और भाई हम सच कहते हैं कुछ की तो शक्ल भी। अनिमा हंसकर, जीजा जी आपकी शक्ल तो अभी भगवान की कृपा से। इंद्रान, मुझे अंजो ने बचा लिया, नहीं उनके साथ रहकर तो मेरी सूरत भी। हंसते हैं, सभ्यता और सदाचार तो उन्हें छू भी नहीं गए। अंजलि, नाना जी कहा करते थे सदाचार पुरुष का भूषण है। इंद्रनाथ, पर भूषण अलंकार स्त्रियों की चीज़ समझकर वे इसे पास भी नहीं फटकने देते। सदा अश्लील बातें करने में उन्हें रस मिलता है और गंदे इतने होते हैं कि पास बैठना दूभर हो जाता है। जूतों समेत मेज पर पाँव रखे बैठे डकारते रहते हैं, अतीव घृणा से, बदतमीज कहीं के। और पानी के बतासे, दही बड़े और चाट खाकर। अंजलि, नाना जी कहा करते थे दही बड़े और चाट। इमरान, मैं तो नाना जी को दुआ दिया करता हूँ जिन्होंने तुम्हारे द्वारा मुझे इस चटोरेपन से बचा लिया। कसम ले लो जो पिछले 6 बरस में चाट को मुंह भी लगाया हो। और तो और कभी नीरज। अंजलि, मुंह लगाने देती हूँ मैं नीरज को ऐसी गंदी चीज़ें? इंद्रनाथ, जब मैं देखता हूँ कि बड़े बड़े वकील, एडवोकेट दही बड़े और पानी के बतासे जैसी निकम्मी चीज़ खा कर दोने वहीं फर्श पर फेंक देते हैं तो मैं नाना जी को दुआ देता हूँ जिनकी शिक्षा अंजों के द्वारा मुझे इस बदतमीजी से बचाए हुए। भगवान साक्षी है जो मैंने पिछले 6 बरस से चाट को एक बार भी मुँह लगाया हूँ। अनिमा हंसकर, केवल दोने देखे हैं? वकील साहब एक खोखला ठहाका लगाते हैं। अंजलि, अच्छा फिर हंसीएगा, पहले नाश्ता कर लीजिए। इंद्रनाथ, भाई मैं कहता था कुछ देर प्रतीक्षा कर लेते हैं, वह श्रीपत का पत्र आया था कि आज सुबह की गाड़ी से वह आ रहा है। अंजलि व्यंग से, आ गया श्रीपत, इन 6 बरसों में उसने कितने पत्र नहीं लिखे, कभी आया भी? आप भी बस नाश्ता शुरू कीजिए। नृपत भाई की चिट्ठी आती तो मैं आंखें दरवाजे से लगाए बैठी रहती, पर श्रीपत, क्या भरोसा उसका। श्रीपत बैठक में प्रवेश करता है पर अपना नाम सुनकर ठिठक जाता है, फिर धीरे धीरे खाने के कमरे के पर्दे की ओर बढ़ता है। इंद्रनाथ, भाई वह घुमक्कड़ आदमी है, सदा बाहर दौरों पर रहा है। अंजलि जी, दौरों पर रहा है, जब भी इधर से गुजरा बड़े तमतराक से लिख दिया, श्रीमान राय श्रीपत राय इस बार अवश्य जो दीदी के गरीब खाने पर पधारेंगे, लेकिन सदा गुजर गए और पता भी न दिया किस गाड़ी से गुजरे। नाना जी कहा करते थे श्रीपत पर्दे के पास निकलकर, श्रीमान राय श्रीपत राय पधारते हैं। सब चौंकते हैं। श्रीपत पर्दे के पास खड़ा है, कीमती सिल्क का कुर्ता और लट्ठे का पायजामा पहने हुए है, लेकिन कुर्ते के 2 बटन खुले हैं और दोनों कपड़े तनिक मैले हो रहे हैं। आयु में अंजू से 2-2.5 वर्ष कम है, लेकिन अंजू की तरह पतला, दुबला और कमज़ोर व्यक्ति नहीं है। खाने पीने और मौज मनाने वाला आदमी है, लंबा, तगड़ा और किंचित मोटा, कलाई में कीमती घड़ी और मुंह में स्टेट एक्सप्रेस का सिगरेट। इंद्रनाथ उल्लास से, श्रीपत सिगरेट वहीं फेंक कर पैर से उसे मसलते हुए बढ़कर वकील साहब को आलिंगन में लेते हुए, जीजा जी। इंद्रनाथ उसे अपने आलिंगन में भींचकर, भाई बड़ी उम्र है, अभी तुम्हारी अंजू दीदी कह रही थी कि श्रीपत
अंजलि, श्रीपत क्या कर रहे हो? धूल और पसीने से तुम्हारे कपड़े गच्छ हो रहे हैं और तुम लिपटे जा रहे हो उनसे। चलो नहाओ, कपड़ा बदलो, सामान कहाँ है तुम्हारा? श्रीपत, अरे दीदी, इतने बरस अब बाद मिले हैं जीजा जी से, तो क्या अच्छी तरह गले भी न मिले? फिर लिपट जाता। कहिए जीजा जी, कैसे मिजाज हैं हुजूर के? कसम आपकी, युग बीत गए आपको देखे। कहिए वकालत का क्या हाल है? सूरत से तो कसम आपकी, आप जज दिखाई देते हैं। फौजदारी के वकील अलग होकर एक दृष्टि वकील साहब पर नक्शे सिक तक डालकर सर हिलाते हुए, रत्ती भर भी नहीं। अंजू दीदी ने शायद अंजलि, चाय ठंडी हुई जा रही है, चलो नहा लो फिर बातें करना। सामान कहाँ है तुम्हारा? श्रीपत, सामान ही कौन सा है? बिस्तर पड़ा है बाहर बरामदे में। अंजलि, सामान नहीं है लेकिन। श्रीपत, अरे आजकल सामान साथ लेकर चलने के दिन हैं। अंजलि, पर कपड़े? श्रीपत, एक अचकन कुर्ता और पायजामा होगा, सो बिस्तर में बंद है। अंजलि नौकर को आवाज़ देती है, राधू राधू। राधू बाहर से, जी मेम साहब। अंदर आकर, जी जी। अंजलि, बाहर बरामदे में इनका बिस्तर पड़ा है, उठा लाओ। बाथरूम में नया तौलिया और साबुन रख दो। अलमारी से साबुन की नई टिकिया ले लो, ये नहाएंगे। श्रीपत, तुम भी बस दीदी, अभी चला आ रहा हूँ, पसीना तक सूखा नहीं और तुमने नहाने का नादिर शाही हुक्म जारी कर दिया। कुर्ता उतार कर साथ की कुर्सी पर फेंक देता है। जरा पंखा तेज कर दो दीदी, इंजन के धुएं ने धूल और पसीने से मिलकर। अंजलि, अरे क्या कर रहे हो श्रीपत, तुम्हें शर्म नहीं आती? देखो यहाँ अन्नो बैठी है और तुमने कुर्ता उतार कर फेंक दिया, नंगे बदन तुम यहाँ बैठे। श्रीपत, अरे दीदी, तुम तो फिजूल ही गृहस्थी की चक्की से अपना माथा फोड़ रही हो। तुम्हें तो सेना में कैप्टन या छोटी मोटी लेफ्टिनेंट हो जाना चाहिए। इंद्रनाथ, हिंदुस्तानी सेना में भी औरतों को लेते नहीं, वरना। अंजलि, अपने पति पर एक आग्नेय दृष्टि डालकर श्रीपत से, शिष्टता तो तुम्हें छू भी नहीं गई। अन्नो बैठी है और तुम। श्रीपत कुर्सी घसीटते हुए, इस समय तो मैं कुर्सी पर बैठ रहा हूँ, तुम पंखा जरा तेज कर दो दीदी, यह पसीना न सूखेगा तो मैं न नहा सकूँगा। हंसकर अनिमा की ओर मुड़ते हुए कहा, कहो अन्नो, तुम्हें तो जैसे युगों के बाद देखा है। मैं तो कसम तुम्हारी पहचान भी न सका तुम्हें, सच कहना। क्या चंद मिनट इस पंखे के नीचे मेरे बैठने पर तुम्हें कोई आपत्ति है? अंजलि की ओर आग्नेय दृष्टि को लक्ष्य करके, अरे दीदी, ऐसे देख रही है मानो मैं कोई भारी अपराध कर रहा हूँ, अभी कहेगी। अंजलि की नकल उतारते हुए, हमारे नाना जी कहा करते थे कि तुम्हें अपने नाना जी की कसम दीदी, क्षण भर को बिल्कुल उनका ध्यान छोड़ दो और पंखे की हवा तेज कर दो। मेज पर पांव टिकर कर आराम से कुर्सी पर बैठ जाता। अंजलि, मैं कहती हूँ तुम कितने गवार हो, ये खाने की मेज है और तुम यहाँ कपड़े उतार कर पसीना सुखाने बैठ गए हो। कोई हद भी है बदतमीजी की? नाना जी कहा करते थे। श्रीपत बेहद गवार आदमी है, खाने की मेज पर बैठकर पसीना सुखाता। मैं कहता हूँ दीदी, मैं इतनी मुद्दत के बाद यहाँ आया हूँ, तुम्हारा छोटा भाई हूँ, तुम लोगों से मिलने की हसरत दिल में लिए हुए न जाने कब से इस महान भारत के नगर नगर भटक रहा हूँ और तुम्हें मेरा पल भर को भी यहाँ बैठना नहीं सुहाता। तुम्हारी कसम, मैं जितनी देर यहाँ रहूँगा, एक मिनट के लिए भी आप लोगों को अपनी नज़र से ओझल न होने दूंगा। अंजलि, यही तो मैं कहती हूँ, तुम उठो, नहाओ फिर बैठकर। श्रीपत, मैं कहता हूँ ब्रह्म का वाक्य और मेरा वाक्य एक बराबर है। मैंने कहा कि न एक मिनट भर के लिए भी आप लोगों को मैं अपनी नज़रों से ओझल न होने दूंगा। बाथरूम में जाने की तो बात ही दूर रही। अंजलि हताश भाव से, ठंडी हो गई चाय तुम्हारी बातों में। श्रीपत, फिर गर्म हो जाएगी। नौकर को आवाज़ देता, राधू, ओ राधू। राधू बाहर से, जी आया साहब। श्रीपत हंसकर, कुछ ही मिनट हुए हैं मुझे यहाँ आए और कितनी जल्दी तुम्हारे नौकर का नाम मुझे याद हो गया। अपने आप हंसता है। क्या करेगा नौकर, चाय का पानी गर्म करके, फिर ठंडा हो जाएगा, तुम नहा तो लो। श्रीपत, मैं कहता हूँ दीदी, चाय पीना भी कोई संध्या वंदन करना है कि स्नान आदि की ज़रूरत हो? जरा गरम गरम चाय का एक कप पिलाओ, जान में जान आए, नहाने की भी देखी जाएगी। अंजलि घड़ी की ओर देखते हुए खींचकर, मैं कहती हूँ नाश्ते का समय कब से हो गया और तुम हो कि? श्रीपत, यही तो कहता हूँ, झटपट नाश्ता कर लिया जाए। ट्रे को अपनी ओर खींचता है, सब लोग मेरे लिए क्यों बैठे रहे भाई, आप सब तो नहा कर बैठे हैं, मैं बिना नहाए बैठा सही। सहसा वकील साहब की ओर मुड़कर, क्यों जीजाजी, आपको कोई आपत्ति है? इंद्रनाथ अंजलि की ओर देख कर खखार कर, मुझे। श्रीपत, और अन्नो तुम्हें? अनिमा अंजलि की ओर देखकर झिझकते हुए, मैं। श्रीपति, तो लाइए चाय पी जाए, मुझे आप सबकी कसम सचमुच बड़े जोरों की भूख लगी है। प्लेट से टोस्ट उठाकर उस पर छुरी से मक्खन लगाते और खाते हुए,
और नहाने में मुझे कम से कम 1 घंटा लग जाएगा। मेरी आदत है कि या तो मैं नहाता ही नहीं हूँ, और नहाता हूँ तो महीनों की कसर एक ही दिन में निकाल देता हूँ। आप सब लोग बैठे रहेंगे मेरे लिए। इंद्रनाथ राधु से, जो इस संभाषण में चुपके से आकर हाथ बांधे आदेश की प्रतीक्षा में खड़ा है। राधु, जरा चाय का पानी और लाओ, गर्म गर्म, यह तो ठंडा हो गया है। श्रीपत, और फिर मैं सोचता हूँ गर्म चाय पीने से जितना पसीना निकलना है निकल जाए, इसके बाद नहाऊं, इसलिए मैं सदा नहाने से पहले नाश्ता किया करता हूँ। टिकोजी उठाकर चायदान को छूता है। चाय तो खूब गर्म है जीजा जी। राधु, और पानी अलग टी पॉट में लाओ, तब तक एक एक प्याला इसी में से हो जाए। राधु जाता है और वकील साहब के प्याले में चाय ढालता है। आप दूध तो ज़्यादा नहीं लेते, दूध डालता है, और चीनी। अंजलि आगे बढ़कर क्रोध से, श्रीपत, तुम्हें टेबल मैनर्स का भी ज्ञान नहीं, हटो मैं बनाती हूँ चाय। श्रीपत, ना दीदी, चाय तो मैं अपनी सदा आप बनाता हूँ, तुम्हारी कसम, दूसरा कोई काम खुद नहीं करता, पर चाय मैंने फैसला कर रखा है कि या मेरी पत्नी आकर बनाएगी या फिर मैं ही। अंजलि, भाभी के आने की संभावना ही से जो प्रसन्न हो जाती है, तुम करो भी शादी, लड़कियां तो हजारों। श्रीपत चाय की चुस्की लेकर, अरे दीदी, शादी की कल्पना में जो आनंद है वो शादी में कहाँ। सहसा वकील साहब की ओर मुड़कर, जीजा जी से पूछ लो। अंजलि, क्यों, इन्हें क्या। इंद्रा, नहीं भाई, मैं तो। श्रीपत, वाह जीजा जी, आपको अपनी कसम, भगवान को साक्षी जानकर कहिए, शादी की कल्पना में ज़्यादा मज़ा है या शादी में। याद है ना, मैं अंजू दीदी की सगाई के सिलसिले में आपसे मिलने आया था, कितना हंसते थे आप उन दिनों, कितने ठहाके लगाते थे, कितनी बेपरवाही थी आपके स्वभाव में, जो जी चाहे खाते थे, जो जी चाहे करते थे, जहाँ जी चाहे जाते थे। हंसता है, और अब इतनी देर से बैठे हैं और एक ठहाका भी तो आपने नहीं लगाया। आपकी कसम, आप तो हाई कोर्ट के जज दिखाई देते हैं। हंसता है और चाय की चुस्की लेता है, जबकि अभी आप एडवोकेट भी नहीं बने हैं। जब एक वकील जज नज़र आने लगे तो समझिए वो बुढ़ा हो गया। वकील तो जवानी का प्रतीक है। हंसता है, और जज बुढ़ापे का। कसम आपकी, कसम आपकी जीजाजी, शादी ने आपको बुढ़ा बना दिया। स्वयं और ज़ोर से ठहाका लगाता है और चाय पीता है। और क्यों जीजाजी, अपना वचन तो आप नहीं भूले ना। पिछली बार जब हम मिले थे तो आपने कहा था कि एक बार फिर दिलकुशा होटल में। इंद्रनाथ इस बात से घबरा कर कि श्रीपत अपनी झोंक में कुछ और न कह दे, प्याला हाथ में लिए ही उठ खड़े होते हैं। लो भाई, मुझे देर हो रही है, एक मामला है ज़रूरी, मैं लंच पर आने की कोशिश करूँगा, उसे निपटा कर मेरी प्रतीक्षा न करना। हाथ के प्याले को एक ही घूंट में समाप्त करके मेज पर रखते हुए चले जाते हैं। अंजलि, हेड तो अपना लेते जाइए, उनके पीछे पीछे जाती है। श्रीपत चाय का दूसरा प्याला बनाता हुआ गुनगुनाना आरंभ कर देता है। श्रीपत, भरी बज़्म में राज की बात कह दी, बड़ा बेअदब हूँ, सजा चाहता हूँ। श्रीपत गुनगुना रहा है जब राधु दूसरा टी पॉट लाता है, उसे मेज पर रख कर चला जाता है। अनिमा उसमें से अपना प्याला बनाती है। अनिमा अपने प्याले में चाय डालते हुए पूछती है, मैं पूछती हूँ, क्या आप किसी तरह के शिष्टाचार में विश्वास नहीं रखते। श्रीपत हंसकर, किसी तरह के भी नहीं। शिष्टाचार शादी का या यूँ कह लो कि बंधन का प्रतीक है। उसमें आपकी शादी हुई, इधर आपके गले में शिष्टाचार का जुआ पड़ा है। ये आपकी सास है, इनके सामने सिर नीचा किए शिष्टता से यूँ मुस्कुरा मानो आपके सारे दांत झड़ गए हों। ये आपकी सलहज है, इनके सामने विनम्रता से ऐसे हंसो मानो आपकी बत्तीसी मोतियों की है। ये आपकी पत्नी है, आचार व्यवहार सदाचार और शिष्टता की मौसी हैं। खूब जोर से ठहाका मारता है। मेरे ख्याल में आचार व्यवहार के सभी कानून कायदे शादीशुदा लोगों के अधेड़ दिमागों की उपज है, इसलिए मैं ब्याह की कल्पना ही करता हूँ, उसके बंधन में नहीं फंसता। सहसा अनिमा की ओर मुड़कर, क्यों अन्नो, क्या तुम भी शादी वादी करना चाहती हो, या तुम्हें मेरी तरफ ब्याह के सपने देखना ही पसंद है। अंजलि वापस आते हुए तनिक क्रोध से, चलो अनिमा, चल कर बैठक में बैठे। चाय पी ली न तुमने। अनिमा प्याले को एक ही घूंट में समाप्त कर देती है। अंजलि नौकर को आवाज़ देकर, राधु राधु। राधु आंगन से, जी आया। अंदर आकर, जी। अंजलि, राधु ये सब उठा कर ले जाओ, और मैं कहती हूँ मेज को अच्छी तरह साफ कर दे। नीचे के संवाद में राधु चुपचाप मालकिन के आदेश का पालन करता है। अंजलि, सारी चादर खराब कर दी तुमने।
श्रीपत तुम तो बच्चों से भी गए गुजरे हो गए। नीरज अपनी मेज पर खाना खाता है, लेकिन मजाल है जो कभी मेजपोश खराब हुआ हो, और तुम ऐसे हो कि श्रीपत अपना प्याला लिए कुर्सी सरका लेता है कि राधु को काम करने में सुविधा हो। मैं कहता हूँ दीदी तुम जरूर सेना में भर्ती हो जाओ, गृहस्थी ने तुम्हारे सारे गुणों को मटिया मेट कर दिया है। अंजलि हटो और यह प्याला आप खत्म करो, इस गरीब को दूसरे भी काम देखने हैं। देखो घड़ी में क्या वक्त होने को आया है। चलो चलो आओ उधर बैठक में चलकर बैठें, यहाँ राधु सफाई करेगा। अनीमा उठती है। श्रीपत तुम चलो, मैं ज़रा यहीं आराम करूँगा। गर्म गर्म चाय पीने से पसीना आ रहा है और पंखे की हवा बदन में ठंडी ठंडी सरसराहट पैदा कर रही है। तुम्हारी कसम मैं तो यहाँ से उठकर स्वर्ग में भी न जाऊँ। अंजलि पंखा तो उधर भी है श्रीपत, पर मुझे में उठने की ताकत नहीं है। अंजलि हम तो जाते हैं, तुम बैठो यहाँ जितनी देर तुम्हें इच्छा। राधु सामान उठाकर चला जाता है। श्रीपत कुर्ते की जेब से सिगरेट निकाल कर मुँह में रखता है, लेकिन दिया सलाई शायद उसके पास नहीं है। पुनः जेबें टटोलता, फिर राधु को आवाज़ देने वाला होता है कि नीरज कमरे के दरवाजे से प्रवेश करता है। नीरज 10 से 11 वर्ष का बच्चा है, नीली बुशर्ट और सफ़ेद निक्कर पहने हुए, सुंदर सुकुमार और सुसंस्कृत, लेकिन चेहरा उसका गंभीर है। बाल सुलभ चंचलता का वहाँ सर्वथा अभाव है। उसकी चाल उस बछड़े की सी है जिसने गले में बंधी रस्सी के साथ समझौता कर लिया हो। नीरज मामा जी नमस्ते। श्रीपत आहा भांजे साहब हैं, नमस्ते नमस्ते। कहो नीरू बेटे, नीरज ही हो न तुम? नीरज जी मामा जी। श्रीपत उसे बाहों में उठाकर अपने मामा जी के लिए दिया सलाई की डिब्बिया तो ले आओ बेटा। नीरज अभी लाया मामा जी। श्रीपत उसे उतार देता है। वह दिया सलाई की डिब्बिया लेने पर्दे के पीछे रसोई घर की ओर भाग जाता है। श्रीपत फिर कुर्सी पर बैठकर टांगे मेज पर रख लेता है, जिसे अभी राधु ने साफ करके गया है, और कुर्सी पर झूलता हुआ गुनगुनाता है। उधो अखियाँ अति अनुरागी, इकटक मग जोवती अरु रोवती, भूले हूँ पलक न लागी। उधो अखियाँ अति अनुरागी। नीरज दिया सलाई की डिबिया लेकर आता है, कुछ क्षण खड़ा गाना सुनता है, फिर आगे बढ़ता है। नीरज लीजिए मामा जी। श्रीपत लाओ बेटे। नीरज दिया सलाई देकर आदर से एक और खड़ा हो जाता है। श्रीपत वैसे ही टांगे मेज पर रखे दिया सलाई जलाकर सिगरेट सुलगाता है और बड़े आराम से कस खींचता है। नीरज पूर्ववत आदर से मामा जी। मेज पर टांगे नहीं रखा करते। सहसा श्रीपत की टांगे नीचे आ जाती। फिर वह तनिक चौंक कर नीरज की ओर देखता है और अनायास ठाका मारता है। श्रीपत फिर टांगे उसी प्रकार मेज पर रखते हुए, किसने कहा तुमसे? नीरज मम्मी कहा करती है मामा जी। श्रीपत वे तुम्हारे लिए कहती होंगी, तुम अभी बच्चे हो ना। जब तुम बड़े होकर किसी के मामा बनोगे तो तुम्हें भी मेज पर टांगे रखकर बैठने की इजाज़त मिल जाएगी। फिर हंसता है। कहो किस क्लास में पढ़ते हो? नीरज 5वीं में मामा जी। श्रीपत पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हो? नीरज डिप्टी कमिश्नर मामा जी। श्रीपत डिप्टी कमिश्नर बनने की बात तुम्हें किसने सुझाई? मम्मी ने मामा जी। श्रीपत तुम स्वयं क्या बनना चाहते हो? नीरज मैं तो मामा जी। श्रीपत यह तुम्हें हर बात के साथ मामा जी कहने किसने सिखाया? नीरज मम्मी ने कहा कि बड़ों से बात करते समय आदर से। श्रीपत तो हो चुके तुम डिप्टी कमिश्नर, इतने आदर से बात करोगे तो सरकार तुम्हें पटवारी बना देगी। अकड़ कर चला करो, रौब से बात किया करो। और नीरज मैं तो कप्तान बनना चाहता हूँ मामा जी। पर श्रीपत कप्तान? क्रिकेट का कप्तान? क्रिकेट खेलते हो? जी नीरज जी मम्मी कहती हैं बड़ा निकम्मा खेल है, चोट लग जाती है। श्रीपत तो फिर तुम बन चुके क्रिकेट के कप्तान। कितने घंटे खेलते हो? नीरज 2 घंटे। श्रीपत और कितना पढ़ते हो? नीरज 6 घंटे। श्रीपत 6 घंटे खेला करो और 2 घंटे पढ़ा करो। नीरज जी मैं पास कैसे होऊंगा? श्रीपत पास होने के लिए रोज़ बाकायदा 2 घंटे पढ़ लेना काफ़ी है, और फिर तुम पास होते रहना। चाहते हो या क्रिकेट के कप्तान बनना? नीरज कप्तान बनना। श्रीपत तो जाओ, रोज़ 2 घंटे जमकर पढ़ा करो और 6 घंटे डटकर खेला करो। तुम्हारे मामा जी की दुआ है कि भगवान ने चाहा तो बड़े होकर तुम अवश्य क्रिकेट के कप्तान बनोगे और भारत क्या संसार भर में नाम पाओगे। नीरज गदगद होकर मामा जी बढ़कर श्रीपत से लिपट जाता है। अंजलि दूसरे कमरे से नीरज जी मम्मी। अंजलि कमरे में प्रवेश करते हुए यहाँ क्या कर रहे हो? उधर चलो, अपने कमरे में, पढ़ने का समय हो गया। अभी तुम्हारे मास्टर साहब आते होंगे। काम कर लिया कल का तुमने? नीरज मम्मी मैं तो खेलूँगा। अंजलि क्रोध से क्या? उसके कंधे को थपथपाते हुए नरमी से, चलो नीरू बेटे।
नीरज 6 घंटे खेलूंगा और 2 घंटे पढ़ूंगा। अंजलि क्रोध से, क्या कहते हो? नरमी से, चलो बेटा तुम्हारे मास्टर साहब आने वाले हैं। नीरज, मैं क्रिकेट का कप्तान बनना चाहता हूँ। अंजलि क्रोध को बरबस रोककर नरमी के साथ, पागल, सिर पैर तुड़वाएगा क्रिकेट का कप्तान बनकर, तुझे तो डिप्टी कमिश्नर बनना है। नीरज, मुझे डिप्टी कमिश्नर नहीं बनना, मैं तो क्रिकेट का कप्तान बनूंगा। अंजलि क्रोध को रोकने में असफल होकर, चल चल, बन लिया क्रिकेट का कप्तान, अब चल कर पढ़, मास्टर साहब के आने का समय हो गया है। उसे कान से खींचती हुई ले जाती है श्रीपत, अरे दीदी तुम तो नीरू बेटे का कान उखेड़ दोगी। अंजलि जाते जाते मुड़कर क्रोध से, चुप रहो श्रीपत, तुम चाहते हो मेरा बेटा भी तुम्हारी तरह आवारा हो जाए। फुफकारती हुई काम के न काज के 2.5 सेर अनाज के बिफरी हुई चली जाती है और जाते जाते मेज पर से दिया सलाई की डिब्बियाँ उठा ले जाती है श्रीपत, अरे दीदी तुम तो व्यर्थ ही गृहस्थी की चक्की में अपनी जान खपा रही हो, तुम्हें तो कहीं सेना में कैप्टन या छोटी मोटी लेफ्टिनेंट हो जाना चाहिए। हंसता हुआ फिर कुर्सी पर आ बैठता, सिगरेट उठाता, लेकिन वह बुझ गई है और डिब्बियाँ अंजलि जाते जाते साथ ले गई, इसलिए यूँ ही जेबें टटोल कर रह जाता है। श्रीपत अपने आप भगवान ही बचाए दीदी से, दिया सलाई की डिब्बियाँ ही जाते जाते उठा कर ले गई। टांगे मेज पर रख लेता और नौकर को आवाज़ देता, राधू राधू। राधू दूर से, जी आया। क्षण भर बाद आता है, जी साहब। श्रीपत, दिया सलाई की डिब्बिया लाओ। राधू, बहुत अच्छा साहब। चला जाता श्रीपत गुनगुनाता है, यह दस्तूरे जुबाबंदी है कैसी तेरी महफिल में, यह तो बात करने को तरसती है जुबा मेरी। श्रीपत के गाने के मध्य पर्दा गिर जाता है, क्षण भर तक गाने की ध्वनि आती रहती है, इसके बाद निस्तब्धता छा जाती है। तो ये पहला अंक यहाँ पर समाप्त होता है। अब दूसरा दृश्य शुरू होने वाला है। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है इसलिए मैं इसे यहाँ पर विराम देती हूँ। इसका अगला भाग अगले इसके आगे का नाटक अगले भाग में होगा। इससे संबंधित कोई प्रश्न हो या कोई आपके पास सुझाव हो तो आप कमेंट सेक्शन में देख सकते हैं। पहली बार चैनल पर आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।